नमस्कार, बात बोलेगी में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, चारों तरफ उथल-पुथल है, नफरत है, हिंसा है, अविश्वास है, दमन है, अत्याचार है। संविधान को विकृत और लोकतंत्र को ध्वस्त करने का एजेंडा चल रहा है। असहमति और प्रतिरोध को राष्ट्र विरोध, हिंदू विरोध और विकास विरोध के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। क्या ये लोकतांत्रिक समाज के लिए चिंता का विषय नहीं है? यदि प्रश्न पूछने, असहमति व्यक्त करने और प्रतिरोध करने की क्षमता समाप्त हो जाए, तो उस समाज और उसके लोकतंत्र का क्या भविष्य रहेगा? ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ये वो हालात नहीं हैं जब प्रतिरोध की गूंज सुनाई पड़नी चाहिए थी, लेकिन चीखता हुआ सन्नाटा हमारे सामने पसरा हुआ है? क्या ऐसा इसलिए है कि समाज के जिस बौद्धिक वर्ग को हस्तक्षेप करना चाहिए, प्रतिरोध की मुहिम चलानी चाहिए, वो निष्क्रिय है, उदासीन है या फिर डरा हुआ है? क्या हमारा बौद्धिक जगत सुविधावादी और कायर है? ऐसे संकट के दौर में उसे जो भूमिका निभानी चाहिए वो नहीं निभा रहा है? बुद्धिजीवी कहे जाने वाले लोग सार्वजनिक जीवन से लापता क्यों हैं? कला, साहित्य और संस्कृति में ये जड़ता ज्यादा क्यों दिखलाई दे रही है? अवार्ड वापसी जैसी कुछ हलचलें होती हैं, मगर फिर खामोशी क्यों छा जाती है? क्या साहित्य, कविता, रंगमंच, सिनेमा और व्यंग्य प्रतिरोध के औजार को कम आंका जा रहा है? हालांकि हम जानते हैं कि कई बार एक कविता या गीत किसी राजनीतिक भाषण से अधिक असरदार हो जाता है। क्या भारतीय समाज प्रतिरोध की परंपरा को भूल गया है? सर्जनात्मकता का प्रतिरोध से जो अटूट रिश्ता होना चाहिए वो शिथिल पड़ गया है? क्या राजनीतिक प्रतिरोध से बौद्धिक वर्ग पलायन कर गया है? क्या ये वो समय नहीं है जब हमें भारतीय समाज में प्रतिरोध की संस्कृति को खोजना चाहिए? अगर हाँ, तो कहाँ? उपनिषदों के प्रश्नों में, बुद्ध, महावीर और चारवाक में, या भक्ति आंदोलन में? कबीर, रैदास, नानक और अन्य संत इस मायने में कितने मददगार साबित हो सकते हैं? क्या हम आज़ादी के आंदोलन से या उसमें तैयार हुई प्रतिरोध की संस्कृति को फिर से आजमा सकते हैं, जिसे गांधी, अंबेडकर और भगत सिंह ने आकार दिया था? कुल मिलाकर ये कि प्रतिरोध की संस्कृति के सूत्र कैसे तलाशे और तराशे जाएं, कैसे उनके सहारे आज के समय से मुठभेड़ की जाए। आज बात बोलेगी में हमारे साथ जाने माने कवि और संस्कृति कर्मी अशोक वाजपेयी हैं। वे बेहिचक इस पूरे प्रतिरोध के सक्रिय रहे हैं और उन्हें बेहिचक कहा जा सकता है कि अशोक जी सांस्कृतिक साहित्यिक परिदृश्य में सबसे सक्रिय व्यक्ति हैं, बल्कि प्रतिरोध की संस्कृति का झंडा भी थामे हुए हैं। आइए उनसे बात करते हैं। बात बोलेगी में आपका स्वागत है जी। अशोक जी। जो समाज है वो बौद्धिक वर्ग से बहुत नाखुश दिखता है, निराश दिखता है। ऐसे समय में जब ज़रूरत महसूस होती है कि वो लीड करे, तब उसका अता पता नहीं दिखता है। आपको क्या लगता है, ये बौद्धिक जगत में, बुद्धिजीवियों में ये उदासीनता, ये तटस्थता क्यों है? इतनी निराशा क्यों है? देखिए, दो तीन बातें हैं। एक तो बौद्धिक वर्ग की दृश्यता एक हमारे समय में बेहद उलझा हुआ मामला है, क्योंकि ऐसे मंच बहुत कम हो गए हैं जहां कोई बौद्धिक अपनी बात बिना संकोच या बिना डर के सामने रख सके। दूसरा, बुद्धिजीवी वर्ग का एक काम तो बुद्धि व्यापार को चलाए रखना, यानी बौद्धिक जो उसका कर्म है उसको हर हालत में बचाए रखना। अब बुद्धि के जो कई कर्म हैं वो अपेक्षाकृत सीमित लोगों तक ही पहुंच पाते हैं। अर्थशास्त्री है या राजनीति शास्त्री है या दार्शनिक है या चिंतक है, तो इनकी जो आप कहते हैं क्लाइंटेल है वो बहुत सीमित होगी। जो व्यापक समाज को संबोधित कर सके और व्यापक समाज उसकी बात को धीरज और
ध्यान से सुन सके, ऐसे बुद्धिजीवी कम है। हमेशा से कम रहे। और इधर जो नया निज़ाम आया है और जो नए हिंदुत्व का प्रकोप है, उसने एक भयानक भयानक परिवेश पैदा कर दिया है। यानी हर तरफ भय का वातावरण, असहमति का लगभग अपराधीकरण कर दिया गया। तो ऐसे में बुद्धिजीवी का थोड़ा हिचकना अस्वाभाविक नहीं है। लेकिन जिसे हम प्रतिरोध कहते हैं, अव्वल तो वो सक्रिय विरोध नहीं है। यानी सक्रिय विरोध करना तो राजनीतिक दलों का काम है और सामूहिक जो संगठन है उनका काम है। लेकिन बुद्धिजीवी का काम जिस तरह का प्रतिरोध करना है, वो प्रतिरोध दोनों स्तरों पर हो सकता है। वो निजी भी हो सकता है और सामूहिक भी हो सकता है। तो ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल ही सामूहिकता से बुद्धिजीवियों ने किनारा कर लिया है। जब तब कुछ ना कुछ होता रहता है। लेकिन दूसरी तरफ, और ये बात खासकर हिंदी अंचल के लिए अधिक सही है, बुद्धिजीवी का संबोध जो है वो पढ़ा लिखा, खाता पीता मध्य वर्ग होता आया है। ये जो मध्य वर्ग है हिंदी का, जो कि भारत का सबसे बड़ा मध्य वर्ग है, ये अपनी भाषा से, अपनी संस्कृति से, अपनी बुद्धि से, अपने ज्ञान से लगातार विश्वासघात करता हुआ मध्य वर्ग है। बांग्ला में या मलयालम में या तमिल में या कन्नड़ में बुद्धिजीवी अगर कुछ कहते हैं तो उनकी बात सुनी जाती। हमारे यहाँ बुद्धिजीवी कितनी ही कोशिश कर लें, उनकी बात ज़्यादातर तो सुनी ही नहीं जाती। सुनी जाती है तो अनसुनी कर दी जाती है, और उसको लेकर कोई प्रभावित होते हों या अपने किसी रुख पर पुनर्विचार करते हों, इसका साक्ष्य बहुत कम है। क्या ऐसा नहीं है कि जिन भाषाओं की बात की आपने, हाँ, वहाँ के रचनाकार समाज के साथ भी ज़्यादा जुड़े हुए हैं, ज़्यादा सक्रिय हैं, इसलिए उनकी आवाज़ की तरफ ध्यान भी जाता है? बल्कि इसका उलट ज़्यादा सही है। वहाँ के समाज अपने लेखकों से अधिक जुड़े हुए हैं। देखिए, एक छोटा सा उदाहरण है। अज्ञे का जब देहावसान हुआ, अज्ञे हिंदी के 20वीं शताब्दी के सबसे बड़े लेखकों में से एक थे और उसके उत्तरार्ध में तो संभवतः सबसे बड़े लेखक थे। मैं बम्बई से, मुझे खबर मिली, मैं आया था, मैं उनकी शव यात्रा में शामिल हुआ जो केवेंटर लेन से चली। उसमें 100 लोग थे, लगभग 100। जब निगम बोध घाट पे पहुंचे तो करीब 1000 लोग जमा थे। बहुत सारे लोग बाहर से भी आए थे। अज्ञे से कद में, उपलब्धि में, प्रभाव में, व्याप्ति में कहीं कम सुनील गंगोपाध्याय की मृत्यु हुई। कलकत्ते में उनकी शव यात्रा में 2.5 लाख लोग थे। भूपेन हजारिका, भूपेन इंदिरा गोस्वामी, वहाँ मैं वो असम का उदाहरण आपने, कन्नड़ में युवान अनंतमूर्ति की मृत्यु हुई। उनका शव एक सार्वजनिक पार्क में दर्शनार्थ रखा गया और अंत्येष्टि 4 बजे होनी थी। वो 3 घंटे के लिए टाल दी गई क्योंकि कर्नाटक के हर जिले से लोग उनको श्रद्धांजलि देने आ रहे थे। तो ये समाज भी तो के भी तो कर्तव्य हैं। लेखक के कर्तव्य की बहुत बात की जाती है। अगर आप ध्यान दें तो हिंदी में पिछले 70-75 वर्षों से लेखक से सामाजिक जिम्मेदारी की बहुत मांग की जा रही है।
मैं इसके उलट लगभग 50 वर्षों से इस पर जोर देता रहा हूं कि भाई लेखक की जिम्मेदारी तो है, पर समाज की क्या जिम्मेदारी? समाज भी तो लेखक की बात सुने, समझे। ये प्रेमचंद वगैरह का उदाहरण देना अपर्याप्त है, क्योंकि वो जमाना दूसरा था और उस जमाने में हिंदी समाज भी दूसरा था। वो ऐसा समाज था जो अपने लेखकों की बात सुनता था। धीरे धीरे जो क्षरण हुआ है, असल में तो हिंदी अंचल का जो सांस्कृतिक क्षरण है वो खुद ही लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा, क्योंकि लोकतंत्र विरोधी ताकतों को सबसे अधिक समर्थन हिंदी अंचल में मिल रहा है। उसी के बल पर वो इतना इतराए हुए। तो बुद्धिजीवी की भूमिका, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन दूसरी तरफ ये भी सही है कि कोई मेरी आवाज सुने न सुने। ये तो महाभारत में के अंत में व्यास ही कहता है कि मैं भुजा उठाकर कह रहा हूं और कोई मेरी बात नहीं सुनता। तो जब व्यास की बात नहीं सुनी गई तो आज के हम जैसे दुमछल्ले बौद्धिकों की बात क्यों सुनी जाएगी? लेकिन इसका अर्थ अपने नैतिक कर्तव्य से च्युत नहीं हो सकता। हमारी आवाज सुने न सुने, हमको अपनी आवाज तो उठानी चाहिए। जब हम लोगों ने मसलन अपने पुरस्कार वापस किए, अब तो उसको भी 10 साल हो गए, बल्कि 11 साल होने आए। 11 बरस पहले हमको असहिष्णुता के बढ़ने का आभास हो गया था। हमने अपनी आवाज उठाई और उस समय उस आवाज का कुछ तो असर हुआ। इस अर्थ में असर हुआ कि समाज का ध्यान उस ओर गया। हम जब राष्ट्रपति से मिले तो इसके पहले कि हम राष्ट्रपति से कुछ कहते, राष्ट्रपति ने कहा कि आप लोगों ने असहिष्णुता के मसले को राष्ट्रीय एजेंडे पर ला दिया। तो ये तो असर तो हुआ। स्वयं प्रधानमंत्री ने हमको अवार्ड वापसी गैंग करके 2 बार हमारी भूरी भूरी अपने लिखित इंटरव्यू में निंदा की। तो वहाँ भी ये असर आज भी। उसी के बाद ये अर्बन नक्सल और खान मार्केट गैंग वगैरह, ये जो गाली गलौज की पदावली बनी है उसी से बनी। तो बुद्धिजीवी को बहरहाल अपनी आवाज हर हालत में उठाना चाहिए, ये सही है। वो नहीं उठा पा रहे, ये भी सही है। जितना उठा सकना चाहिए। एक बात और ध्यान देने की है कि हमारे मित्र श्रीकांत वर्मा की एक पंक्ति थी, मूर्खों देश से आशा करता है सारा देश, नहीं, कवि से आशा करता है सारा देश, मूर्खों देश को खोकर ही तो मैंने पाई थी कविता, जो किसी की भी हो सकती थी वगैरह। तो एक अर्थ में प्रतिरोध का की जो स्थिति है वो दुचित्ता है। इस अर्थ में दुचित्ता है कि आप अन्याय के विरुद्ध, अत्याचार के विरुद्ध, हिंसा हत्या के विरुद्ध, बुलडोजिंग लिंचिंग के विरुद्ध, लोकतंत्र को तरह तरह से कुतरे जाने के विरुद्ध, संवैधानिक संस्थाओं के अधःपतन के विरुद्ध अपनी आवाज उठाएं। ये लाजमी भी है। लोकतंत्र का कम से कम इतना तकाजा तो है ही कि वो आप ऐसा करें, क्योंकि आप बुद्धिवादी हैं, बुद्धिशील हैं, आपके पास अभिव्यक्ति का कौशल है, तो उसका आप उपयोग करें। दूसरी तरफ ये चित्तापन का दूसरा पक्ष ये है कि निराशा होती है, और बुद्धिजीवी को भी निराशा होती है कि आवाज तो हम उठाएंगे लेकिन सुनने वाला तो कोई है नहीं, सत्ता न सुने। कोई नया तरीका नहीं निकालना चाहिए? इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि
इसलिए होना ये चाहिए कि कोई और ढंग सोचा जाए। जब मैं याद करता हूँ फ्रांस में नात्सियों ने कब्जा कर लिया, तो बड़ी संख्या में फ्रांस के लेखक और बुद्धिजीवी अंडरग्राउंड हो गए और एक रेजिस्टेंस नाम दिया गया उसे, एक अघोषित सा आंदोलन चला और उसमें ऐसे ऐसे लोग शामिल थे, मसलन सैमुअल बेकेट, जिनके किसी राजनीतिक रुझान का कभी किसी को पता ही नहीं था, जो राजनीति के बारे में कभी उन्होंने कुछ नहीं कहा, उनसे लेकर और ऐसे लेखक जो राजनीतिक रूप से सजग थे, सक्रिय थे, सब तरह के लोग शामिल हुए, क्योंकि सबको संकट का समान खतरा सता रहा था। हमारी दिक्कत क्या है? हमारी दिक्कत यह है कि हम में से उन बहुत सारे वर्गों को ये संकट ही नहीं लगता, या अपनी कायरता में या भीरुता में दिखाई नहीं देता कि ये संकट है। शिक्षक वर्ग को लीजिए, अधिकांश बुद्धिजीवी वर्ग तो शिक्षा के क्षेत्र से ही आता है। उसमें जिस तरह की कतरब्योंत हो रही है, जिस तरह का जहर फैलाया गया है, ज्ञान के नाम पर अज्ञान का महिमा मंडन हो रहा है, शिक्षा के इदारों में तरह तरह के स्वयं सेवक संघ वाले घुस रहे हैं, जिनका ज्ञान अपरिपक्व है और जिनका लोकतंत्र के प्रति या जिज्ञासा के प्रति या विवेक के प्रति कोई आग्रह नहीं है, तो शिक्षा के क्षेत्र में इसके भयानक दूरगामी परिणाम होने वाले। लेकिन शिक्षकों का जो विशाल वर्ग है, लाखों में होगा, करोड़ में होगा शायद, उनमें से शिक्षा की इस दुर्दशा पर, शिक्षा के इस अवमूल्यन पर आवाज उठाने वाले शिक्षक 1% भी नहीं। तो ये सिर्फ बुद्धिजीवियों के अपसरण का समय नहीं है, ये बुद्धि व्यापार के अपसरण का समय है। यानी जो लोग ज्ञान और बुद्धि से ही अपनी जीविका चलाते हैं, वही उस पर आए हुए संकट को अगर नहीं देख पाए या उस बारे में चुप रहें, उनको इसकी कोई चिंता नहीं। आपने 2 शब्द इस्तेमाल किए, कायरता, भीरुता। हाँ, ये ज्यादा दिख रहा है। एक तो बौद्धिक आलस्य या इस तरह की सक्रियता में शामिल ना होना, वो है। दूसरा डर इतना है। हाँ, क्या ऐसे समय में, आपने जिक्र किया आज़ादी के आंदोलन के दौरान तो सब लेखक बुद्धिजीवी सक्रिय थे, अंग्रेजों का दमन कोई कम तो नहीं रहा होगा। हाँ, हाँ। लेकिन आज वो नदारद है, इसलिए कि अब मुझे लगता है एक जमाने तक बुद्धि का, यानी बुद्धिजीवी का या बुद्धि ज्ञान के व्यापार में लगे हुए लोगों का कम से कम एक बड़ा तबका सार्थक होने पर जोर देता था, सफल होने पे नहीं। यानी सफल होने के लिए जो सुविधाएं चाहिए, उनके लिए जो समझौते करना पड़ेंगे, उनसे दूर रहता था। हमारे यहाँ कवि ने, मुक्तिबोध ने कहा है, गर्वीली गरीबी। तो गरीबी में भी एक गर्व का भाव था कि हम भले गरीब हैं, यानी हम भले विफल हैं, पर कुछ सार्थकता हमारी है। अब ये पलट गया। अब ज्यादातर लोग सफलता की तलाश में हैं। मैं जिस सोसाइटी में, हाउसिंग सोसाइटी में रहता हूँ, वो पढ़े लिखे लोग हैं। उनको ये हल्का सा पता है कि उनकी सोसाइटी में एक लेखक रहता है। इसलिए नहीं कि उन्होंने कुछ पढ़ा है मेरा लिखा या कभी, इसलिए कि कभी कभी कोई टेलीविज़न का चैनल
कोई बाइट लेने आया है तो उनको लगा कि भाई हमारे यहाँ कोई है जिनको बाइट वाइट ली जाती है। आज तक किसी ने, वो डॉक्टर हैं, वकील हैं और दूसरे आजकल के जो नए नए व्यवसाय हैं उनमें लगे हुए लोग हैं, आज तक कोई नहीं आया ये पूछने या देखने कि आपके पुस्तकालय में है क्या। मेरे पास 20,000 पुस्तकें हैं, हमारा घर किताबों का गोदाम बना हुआ, लेकिन कोई नहीं आया। तो ये जो दुनिया बनी है, इस दुनिया में को इसकी कोई चिंता, अब जैसे राम मंदिर में ये हुआ और जैसे हुआ और जैसे वो किसी तरह से लीक कर गया, जो भी उसका कारण रहा हो, हिंदू भक्तों में, राम भक्तों में उसको लेकर भयानक उद्वेलन होना चाहिए। दो कारणों से होना चाहिए। एक तो कि राम मंदिर में लूट हो रही, जिस मंदिर को बनाने में इतने 500 साल की प्रतीक्षा की है, तथा उन्होंने तथाकथित प्रतीक्षा की, और दूसरा उनका पैसा लूटा जा रहा है। इसके बावजूद ना तो किसी धर्म ने, एक आध को छोड़ दीजिए, एक बड़े धर्म नेता ने, जो तो ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त संस्कृत कवि हैं, उन्होंने तो कहा है कि ये चूंकि इस पर तो राम भक्तों का ही, मतलब राम के जो पुरोहित इत्यादि हैं उन्हीं का हक है, उन्होंने कुछ पैसा उसमें चढ़ाव में ले लिया तो ये तो उनका अधिकार है, इस तरह का कहा। किसी बड़े धर्म नेता ने, किसी बड़े हिंदू राजनेता ने जो अपने को इसको लेकर कुछ नहीं कहा। तो हमारे समाज का एक अधः पतन हो चुका, हिंदी समाज भी और उससे ज्यादा व्यापक हिंदू समाज भी एक नैतिक अधः पतन में फंस गया है। ये ना तो हिंदू है। क्या इसको हम इस तरह से भी देखें कि जो हमारी प्रतिरोध की संस्कृति की विरासत थी, हम उसको भी भूल गए हैं, और ख़ास तौर से बौद्धिक वर्ग जो रचना कर्म में लगा है वो अपने को यहीं तक सीमित रख रहा है। इसके दो पहलू मैं समझता हूँ। एक तो ये कि स्वतंत्रता संग्राम हमारे यहाँ, अगर आप परंपरा में देखें तो प्रतिरोध का तत्व तो ऋग्वेद से शुरू है। ऋग्वेद में प्रसिद्ध नासदी सूक्त है, जिसमें ऋषि पहले तो यह है संसार का वर्णन करता है, फिर कहता है लेकिन जब ये संसार नहीं था, न उजाला था, न अंधेरा था, न उपस्थिति थी, न अनुपस्थिति थी, तब क्या था। तो पहले तो कहता है कि संभवतः उस विधाता को पता होगा जिसने ये सृष्टि रची है। फिर जोड़ता है कि हो सकता है उसको भी पता न हो। इसको अमर्त्य सेन ने अपनी पुस्तक द आर्गुमेंटेटिव इंडियन में करता ये आर्गुमेंटेटिव इंडियन की शुरुआत मानी है। संशयवादी उपनिषद प्रश्नोत्तर हैं, महाभारत में यक्ष प्रश्न है, अनेक नैतिकता संबंधी, आचरण संबंधी प्रश्न हैं, रामायण में कुशल प्रश्न हैं। पर इनसे आगे आए तो भक्ति काव्य में एक नए किस्म का प्रतिरोध पैदा हुआ। मैं थोड़ा सा ये जो उस पर सवाल करूंगा कि जो वेद हैं, उपनिषद हैं, महाभारत है, रामायण है, चूंकि एक संस्कृत भाषा में रचे गए और उसमें भी जो सवाल उठे भी तो एक खास वर्ग तक सीमित रह गए, वो जन संस्कृति का हिस्सा नहीं बने। नहीं, ऐसा कहना सही नहीं होगा। अव्वल तो उस समय भी संस्कृत और प्राकृत दो भाषाएं थी और दोनों का मेल मिलाप भी था, और इनमें से बहुत सारे जो प्रश्न हैं उपनिषदों में, महाभारत में, रामायण में, आगे चलकर जैनों में, बौद्धों में, आखिर हमारी तो परंपरा में असहमति के कम से कम 3 धर्म हैं।
हिंदू धर्म अगर आप माने, सनातन जो भी कहते हैं, तो उससे असहमत धर्म है बौद्ध, उससे असहमत धर्म है जैन, और उससे असहमत धर्म है सिख। और असहमत होने का मतलब ये नहीं कि उसके विरुद्ध है, और उससे एक असहमत धारा वो चारवाक अलग है, की भी वो है। अभी अलग है, जी। वो अलग है नास्तिकों की, जो हम्म। जो नहीं मानती। ये सब हमारी परंपरा का हिस्सा है। जैनों ने, बौद्धों ने, हिंदुओं ने, वैष्णवों ने, शैवों ने आपस में बहुत झगड़े किए हैं, खून खराबा हुआ है, एक दूसरे के मंदिर पूजा स्थान नष्ट किए हैं। ये सिर्फ मुसलमानों ने ही थोड़ी किया है, यानी वो जो बाहर से आए आक्रांताओं ने नहीं किया है। एक बात तो ये नहीं कहा जा सकता कि ये बातें, बहुत सारी जो कहानियां और किस्से रामायण और महाभारत के और अन्य लोक काव्यों से आचरण संबंधी, ये घर घर में थे। यानी ऐसा नहीं था, ये भले संस्कृत ना बोल पाते हो, लेकिन संस्कृत से जो ज्ञान या विवेक था वो तो धीरे धीरे घर करता ही रहा। जो सबसे बड़ा प्रतिरोध का एक नया रूप बना वो था भक्ति काव्य। भक्ति काव्य में ब्राह्मणों से अधिक, अभी तुलसीदास सूरदास ब्राह्मण रहे होंगे, मीरा राजसी घराने की थी, तो सवर्णों का ये था। लेकिन ज्यादातर तो कबीर और दर्जी, जुलाहे, जूते बनाने वाले, इस तरह के लोग थे। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने ईश्वर को और धर्म को अनुष्ठान से और पूजा पाठ से और मंदिर मढ़िया से, इन सब से मुक्त कर दिया। ईश्वर को एक तरह से आपके पड़ोस में ला दिया, वो आपका मित्र है, आपके साथ है, आपके साथ चल रहा है। मन चंगा तो कटौती में गंगा, गंगा खत्म। और यही नहीं किया, दो लोगों ने, और दो देखिए, दो बिल्कुल अलग है। रैदास ने बेगमपुर बनाया, एक कल्पित शहर है जहां वो सब होगा जो न्याय सम्मत है, जो मानवीय है, उनके हिसाब से राम राज्य। और तुलसीदास ने राम राज्य बनाया। पर वो राम राज्य बनते, स्थापित होते ही तुलसीदास ही कहलवाते हैं राम से, अयोध्या वासियों को संबोधित करते हुए कि मेरे भाइयों, अगर मुझसे कोई अनीति हो जाए तो बिना भय के मुझे परजना। तो राजा निमंत्रण दे रहा है कि आप बिना भय के मुझको टोकना। मैंने इस पर एक पूरा अंग्रेजी में कभी भुवनेश्वर में व्याख्यान ही दिया था कि असल में तो सारा भक्ति काव्य टोकने का महाकाव्य, मतलब काव्य है, टोकता है कि आपको हम बरजेंगे। अगर उधर धर्म, महाभारत में वन पर्व में पूछता है कि धर्म कौन सा है, पालन करना चाहिए, उनका उसी धर्म का पालन करना चाहिए जिसका दूसरे धर्मों से विरोध ना हो। फिर वो पूछता है कि कुधर्म क्या है, तो कहते कुधर्म वो है जिसका दूसरे धर्मों से विरोध है। तो हमारी परंपरा में चाहे धर्म हो, चाहे ईश्वर हो, चाहे मंदिर हो, चाहे ये हो वो हो, और दक्षिण में, यानी भारत की परंपरा कोई उत्तर तक सीमित नहीं है, दक्षिण में वीर शैव कवि जो हुए, वचनकार जो हुए, तमिल में, कन्नड़ में, इन्हें महान कविता लिखी गई है। और वो कविता बहुत हद तक बिना इसकी कोई नाटकीय घोषणा किए हो, प्रतिरोध की कविता। बार बार इस पर आग्रह है कि मेरा मन ही मंदिर है। इस आग्रह में जो प्रतिरोध छुपा है वो मंदिर का प्रतिरोध है ना। ये ईंट गारे का और पत्थर का जो मंदिर बनता है, और जिसमें फिर पुरोहित आपको दलित होने के कारण रुकने से, दिलचस्प है, ये ध्यान देने की बात है कि गांधी जी का अंतिम आश्रम सेवाग्राम था। सेवाग्राम में कोई मंदिर नहीं था,
गांधी जी ने मंदिर जाना छोड़ दिया था। जब विश्वनाथ के मंदिर में दलितों को जाने से रोका गया, और ये ठीक इसका उल्टा हुआ था दक्षिण में, जहां त्रावणकोर के राजा ने पद्मनाभ मंदिर में दलितों को जाने की इजाजत दी थी। राजा ने, जो मंदिर का अधिष्ठाता है, यहां पुरोहितों ने, तो गांधी जी ने मंदिर जाना बंद कर दिया। तो गांधी जी ने एक अद्भुत मंदिर बनाया जिस पर हमारा ध्यान कम गया है। उनकी प्रार्थना सभा एक सर्वधर्म मंदिर थी जिसमें हर धर्म से पाठ होता था। उस समय जब ये शुरू हुई है, यानी सेवाग्राम में 40 के दशक में, और गांधी जी सेवाग्राम ज़्यादा तो रह नहीं पाए, जब तक रहे उसके बाद वो प्रार्थना सभा हर जगह होती है। प्रार्थना सभा में हर धर्म से पाठ होता था। ऐसी प्रार्थना सभा दिन में 2 बार, सुबह 5, 5:30 बजे, शाम को 5:30 बजे, तो सेवाग्राम में होती थी। जहाँ जहाँ गांधी जी दौरे पे जाते थे वहाँ होती थी। संसार में कहीं नहीं होती, आज भी नहीं होती। सेवाग्राम में आज भी होती, जहाँ सारे धर्मों से प्रार्थनाएं सुनाई जाए। मैंने कई बार, एक बार कोशिश की थी कि मध्य प्रदेश के सारे स्कूलों में जो सुबह की प्रार्थना है, सरस्वती वंदना, वंदना गणेश की, वो सिर्फ ये ना हो, पर उसमें इतना समय लगता, 40-45 मिनट तो चाहिए, हर धर्म से कुछ ना कुछ कहा जाए तो, और उसको कहने वाले कैसे लोग होंगे वगैरह वगैरह, तो फिर वो व्यावहारिक नहीं रहा। तो ये जो धारणा थी कि हम आखिर हिंदुत्व का, जो इस समय इतना प्रबल प्रकोप में है, उसका आधार क्या है? इस हिंदुत्व का हिंदू धर्म के चिंतन, दर्शन और अध्यात्म से कोई संबंध नहीं। ये एक शुद्ध राजनैतिक विचारधारा है। अब ये अगर बात हिंदुओं को समझ में नहीं आती तो या तो उनका हिंदू धर्म का ज्ञान ही इतना अनुष्ठानों में घटा हुआ है। देखिए, इन्होंने क्या किया है, धर्म के सारे अनुष्ठानों को हथिया लिया। हर धर्म के कुछ अनुष्ठान होते हैं, चाहे वो इस्लाम हो, ईसाईयत हो, यहूदी हो, कुछ ना कुछ पूजा पाठ पद्धति, ये वो त्योहार कुछ होता है, लेकिन धर्म उनमें सीमित नहीं है। तो ये बात अगर समझ में नहीं, एक राजनीतिक विचार काहे पर आधारित है? विद्वेष पर, प्रतिशोध पर, घृणा पर और झूठ पर। तो इस पे आधारित धर्म कैसे हो सकता है? हिंदू धर्म में और अज्ञान की जितना महिमा मंडन पिछले 10 वर्षों में हो रहा है, और कहीं गले कूचों में और कोई लाल किले से होता है। जब हमारे प्रधानमंत्री ने ये घोषणा की कि हम प्लास्टिक सर्जरी जानते थे, क्योंकि गणेश जी का सिर जो है वो हाथी का काट के लगाया गया है, तो वैज्ञानिकों को इसने कुछ उद्वेलित नहीं किया। किसी वैज्ञानिक में ये हिम्मत नहीं हुई कि कहे कि ये सही नहीं हो सकता। तो जिस हम लौटे, भीरुता, अज्ञान, भीरुता, कायरता, ये सब चोर चोर मौसेरे भाई। जो अज्ञानी है वही डरेगा, जो डरता है वो कायर है, जो कायर है वो चुप रहेगा। ये तो सीधा समीकरण है। तो यही मैं सवाल आपसे मैं दोहरा रहा हूँ कि क्या हमारा जो बौद्धिक और रचनाशील समाज है वो इस पूरी प्रतिरोध की परंपरा और संस्कृति है उसको भुला चुका है? उसको पता भी है इससे, या सिर्फ ये है कि हम सक्रिय हैं किसी तरह? देखिए, मैं आपको कहूँगा कि ये सामान्यीकरण सही नहीं है। हिंदी का जो महत्वपूर्ण साहित्य वर्ग है
उसने पाला नहीं बदला। अभी भी लिखित साहित्य में, कविता में, कहानी में, आलोचना में, विचार में प्रतिरोध है। अब इस प्रतिरोध का उस समाज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये समाज उस प्रतिरोध को समझता नहीं है, ये अलग बात है, लेकिन अपने आप में वो प्रतिरोध है। किसी बड़े लेखक ने पिछले 12-15 बरस में अपना पाला नहीं बदला। एक तो ऐसा लेकिन एक वर्ग बड़ा फैल गया जो आरएसएस वगैरह द्वारा समर्थित है, जो अब सफलता के चक्कर में तरह तरह के समझौते कर रहा है। दिलचस्प बात यह है कि अभी तक हिंदी में, और जहाँ तक मैं जानता हूँ दूसरी भारतीय भाषाओं में, आरएसएस से प्रेरित और प्रभावित कोई बड़ा लेखक नहीं, अभी तक नहीं हुआ। बल्कि इनका पूरा 100 वर्षों का इतिहास देख लें तो इस दर्शन की अनुवर्ता, बांझपन, सर्जनात्मक और बौद्धिक इसी से प्रकट है कि इसने कोई बड़ा चिंतक, कोई बड़ा अर्थशास्त्री, कोई बड़ा इतिहासकार, कोई बड़ा मनोवैज्ञानिक, कोई बड़ा लेखक पैदा नहीं किया। तो इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। दूसरी बात यह है कि ऐसा वर्ग तो जो आरएसएस ने पोषित किया, बढ़ाया और उसको पुष्ट कर रहा है, वो वर्ग सुविधाओं के लिए और हर एक किस्म के उन्नयन के लिए अपना अंतःकरण, उसका अंतःकरण असल में तो है ही नहीं। हमारी समस्या ये नहीं है कि हमारे पास बुद्धि नहीं है, हमारी समस्या ये भी है कि हमारे पास अब अंतःकरण भी नहीं है। यानी हमारी अंतःकरण की कोई आवाज़ नहीं उठती कि ऐसा हो रहा है। एक दलित व्यक्ति को अपने विवाह पर, घोड़े पर चढ़ने पर मार दिया जाता है। एक मुसलमान को आप इसलिए मार दें कि उसने जय श्री राम कहने से इनकार कर दिया। एक मुसलमान को इसलिए आप मार दें कि उसके घर में गोमांस मिला, जो बाद में सिद्ध हुआ कि गोमांस था ही नहीं। तो ये जो घृणा और हिंसा का, इसका समर्थक, चुप रहकर समर्थक, एक बड़ा भारी बुद्धि से अपनी जीविका समान करने वाला वर्ग पैदा हो गया, इसमें कोई शक नहीं। और इसलिए चूंकि उनको वो सारे मंच उपलब्ध हैं जो कि अंतःकरण और बुद्धि और ज्ञान की चिंता करने वालों को उपलब्ध नहीं है, इसलिए उनकी आवाज़ क्या, उनका शोरगुल सुनाई देता है और ये आवाज़ सुनाई नहीं देती। मेरा अपना आकलन ये। जी, आपने भक्ति काल में जिस तरह का प्रतिरोध पैदा हुआ उसका जिक्र किया। हाँ। आज़ादी का आंदोलन एक लंबा प्रतिरोध का एक मॉडल भी हो सकता है। हाँ। बहुत सारे उपकरण उसमें ढूंढे, जिसमें से एक आपने गांधी जी का जिक्र किया। वो कौन से उपकरण हैं जिनका आज बौद्धिक समाज इस्तेमाल कर सकता है? अव्वल तो वो, क्या वो चिंतित है कि देश कहाँ जा रहा है और इसमें उसकी कोई भूमिका भी है इससे ज्यादा जितना वो कर रहा है? देखिए, यहाँ स्थिति थोड़ी विकट है। बहुत बड़ी संख्या में ऐसे बुद्धि पर, अपनी बुद्धि से अपनी आजीविका कमाने वाले लोग, जैसे टेक्नोलॉजी में बड़ी संख्या में जो लोग हैं, उनको इस बात का रत्ती भर ख्याल नहीं है कि ये जो उनको अवसर मिला है ये लोकतंत्र के कारण मिला है। आखिर देखिए, मैं 86 बरस का हूँ और करीब 10 बरस का रहा होऊंगा जब ये लोकतंत्र स्थापित हुआ। तो एक तरह से 75 वर्ष मेरे लोकतंत्र में बीते। हमारे पिता किसान थे, पिता के पिता यानी हमारे बाबा किसान थे। हमारे पिता पढ़ लिख कर
अधिकारी बने प्रशासनिक, और मैं उनसे और ऊंचा उठा। और ये सब मेरी जो भी थोड़ी बहुत निजी प्रतिभा क्षमता रही होगी, ये सब लोकतंत्र द्वारा दिए गए अवसरों के कारण हुआ। इससे हमारा एक, मैं अपना इसे एक लगभग जैविक कर्तव्य मानता हूं कि मैं लोकतंत्र को बचाने के लिए जो भी संभव है वो करूं। ज्यादातर आप तो सक्रिय रहे हैं लगातार, हाँ प्रतिरोध के संस्कृति के नए लगातार कार्यक्रम करते रहे हैं। हाँ हाँ तो आप तो पूरे बौद्धिक जगत में, मतलब उन जो 10-5 नाम हाँ। गिने जा सकते हैं उनमें से एक है, हाँ लेकिन जो पूरी जमात है उसमें से हाँ, कहीं आवाज नहीं। तो उसमें भी दो तरह के लोग हैं। एक वो हैं जो सामने आने से और सार्वजनिक मंच पर सक्रिय होने से गुरेज करते हैं, जो भी कारण हो, लेकिन अपनी रचनाशीलता में, अपने बौद्धिक काम में यही कर रहे हैं, यानी लोकतंत्र के पक्ष में कुछ ना कुछ करते हैं। वो दृश्य नहीं है, लेकिन वो निष्क्रिय नहीं। एक पक्ष ये है। दूसरा पक्ष ये है कि फिर उन्हीं में से एक वर्ग कायरता में संकुचित है, और चूंकि हमारी संख्या बहुत है, इसलिए जो कायरता में संकुचित है वो संख्या भी बहुत है, और जो निर्भीक होकर भले सार्वजनिक रूप से दिखाई न देता हो, लेकिन जो सक्रिय है वो भी बहुत है। लेकिन वो बहुत होने के बाद अदृश्य है, ये बहुत होने के बाद ये भी अदृश्य है, और जो दृश्य है वो बिल्कुल शोरगुल वाला है, समर्थन वाला है, जो तो और उसको याद नहीं है। हमारी याद पर एक वर्ग बड़ा और है, भारी हमला है। एक और वर्ग है अशोक जी, और वो वर्ग है जो जानता है कि उसे जो करना है वो नहीं कर रहा है, वो ग्लानि से भरा हुआ है, कचोटता है, हाँ और आपको हमको फोन करके कहता भी है कि आपने अच्छा किया, हाँ, हम तो कर नहीं पा बात रहे। है। हाँ हाँ हाँ, ये तो ये है, ये एक है। लेकिन ऐसे लोग हमेशा रहे। देखिए, स्वतंत्रता संग्राम में भी अगर आप साहित्य के क्षेत्र में याद करें तो दो तरह के लेखक थे। एक वो लेखक थे जो सार्वजनिक मंच पर सक्रिय थे, प्रेमचंद और सुभद्रा कुमारी चौहान, मक्खनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा, नवीन इत्यादि इत्यादि, सोहनलाल द्विवेदी वगैरह वगैरह। और दूसरी तरफ वो लोग थे जिनमें शायद महादेवी अपवाद रही होंगी, लेकिन निराला, प्रसाद, पंत सार्वजनिक मंच पर सक्रिय नहीं थे, लेकिन स्वतंत्रता संग्राम में शामिल थे, क्योंकि वे साहित्य में एक स्वतंत्रता संग्राम लड़ रहे थे। तो दोनों वर्ग थे। और आज जब हम पलटकर पीछे देखते हैं तो हमारे बड़े कवि वो थे जो सार्वजनिक मंच से अलग स्वतंत्रता संग्राम कविता में, साहित्य में लड़ रहे थे। यानी माखनलाल चतुर्वेदी और बालकृष्ण शर्मा, नवीन, सुभद्रा कुमारी चौहान महत्वपूर्ण कवि हैं, लेकिन हमारे मूर्धन्य कवि तो प्रसाद, निराला, पंत, महादेवी हैं। तो ये भी एक अलग बात थी। लेकिन एक तीसरी बात मैं कहूँगा, अंग्रेजी शासन की अनेक क्रूरताएं थीं, इसमें कोई संदेह नहीं। उसने इस देश की दौलत को बेपनाह ढंग से लूटा, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन अंग्रेज के यहाँ एक न्याय भावना भी थी, और गांधी जी ने इस न्याय भावना को संबोधित करने में सफलता हासिल की।
हम जिस निज़ाम में हैं उस निज़ाम में न्याय भावना रत्ती भर नहीं। इसलिए मुझे अपने नाना का एक प्रकरण याद आता है। वो सरकारी अफसर थे, एक पटवारी अनियमितता करते हुए पकड़ा गया तो उसको नौकरी से निकाल दिया गया। उसने अपील की। अपील 45 दिनों के अंदर करना थी, और अगर 45 दिनों के अंदर आप न कर पाए तो आपको एक कारण बताना था कि आपने 45 दिन की मियाद के अंदर क्यों नहीं किया। उसने वो बताई नहीं और 45 दिन के बाद की। तो हमारे नाना लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर थे, उन्होंने उस पर नोट लिखा कि यद्यपि इसके साथ अन्याय हुआ है, क्योंकि इस तरह से अनियमितता के लिए इसको नौकरी से नहीं निकाला जा सकता था, पर चूंकि इसने अपील मियाद में नहीं की है और न कर पाने का कोई कारण नहीं बताया है, इसकी कोई मदद नहीं की जा सकती। डिप्टी कमिश्नर अंग्रेज था, उसके पास वो फाइल गई। उसने अंग्रेजी में लिखा, ही वॉज डिसमिस्ड इलीगली, आई रीइंस्टेट हिम इलीगली। तो ये एक न्याय भावना है जिसको इस तरह से प्रकट। तो मैं समझता हूं एक और बात हमको ध्यान में हमारी बहस में नहीं आई। हमारे लोकतंत्र की एक और बड़ी समस्या इस समय तंत्र का शिकंजा। मुझे नहीं मालूम कि साधारण लोगों के जीवन में क्या हो रहा होगा। कल हमारे सोसाइटी में एक कोई अधिकारी आई, जो गहन पुनरीक्षण हो रहा है इसके सिलसिले में, और वो 2003 का चाहिए कोई दस्तावेज। हमारे पास पासपोर्ट है, आधार है और सब है, पेंशन के कागज है, लेकिन 2003 का न। और वो खुद उन्होंने एक पद्धति बताई थी कि इस पद्धति से आप करेंगे तो मिल जाएगा। हमारे सामने बैठ के उन्होंने उस पद्धति से हम लोगों के नाम, हम शाहजहाँ रोड पे रहते थे, उसका पता है, उसका दिया हुआ वो जो पहचान पत्र होता है चुनाव वाला, वो भी है, लेकिन वो रिकॉर्ड में नहीं है। तो अब हर पल पर ये जो निगरानी है, हर पल पर जो आपको विवश करने की, लाइन में लगो, ये फॉर्म भरो, ये करो, वो करो, इसने इतना एक बवाल सा पैदा कर दिया है कि लोग इसी में उलझे हो गए। और ये जानबूझ कर किया हुआ है। मुझे लगता है जैसे इनको ये एक राजनीतिक निर्देश है कि हर चीज को जितना इसमें लाइन लगे, लोगों को समझ में ना आए, ये करें वो क्या करें, उसी में ये शायद होगा कि वो आरएसएस वाला आके कोई मदद कर देगा तो वो एक उपकृत हो जाएगा, वगैरह वगैरह। इसने भयानक एक नागरिकता जो है वो चपेट में है तंत्र के। यानी तंत्र अब लोक का उपयोग सिर्फ इतना है कि वो चुनाव में हमको वोट दे, बाकी लोग भाड़ में जाए। और ये कैसे हम अनदेखा कर सकते हैं कि कुल 1% लोगों के हाथ में इस देश की 40% दौलत है, और वो बढ़ती जाती है। अब ये हो रहा है कि गरीबी, बेरोजगारी ये अदृश्य है, हमारे एजेंडे से ही अदृश्य है। अब कोई राजनीतिक दल भी ये नहीं कहता कि हम गरीबों के लिए ये करना चाहते हैं या हम बेरोजगारी दूर करने के लिए ये करेंगे, ये उपाय है। वो अगर वो एक कहता है कि वो राम मंदिर से झगड़ा हटाने के लिए अब मथुरा वाला फ्रंट खोल दिया जाए, उत्तर प्रदेश में शुरू हो गया है, तो एक दूसरा है वो कहता है कि हमको अगर राम मंदिर मिल जाएगा तो हम उसको बेहतर चला देंगे। और एक तीसरा है वो कहता है कि हम पंजाब में या कहाँ जहाँ सीता का मंदिर और लव कुश का मंदिर बनाएंगे। तो ये जो एक साझा एजेंडा जैसा बन गया।
असल में एक विकल्प, देखिए साहित्य और बुद्धि का बुनियादी काम विकल्पों की बहुलता का प्रस्ताव करना भी है, अन्वेषण करना भी है, उसकी अभिव्यक्त करना भी। ये ज्यादा बड़ा और ज्यादा कठिन काम है। कई बार मुझे लगता है कि विकल्पहीनता जो है वो धीरे धीरे साहित्य और बुद्धि के क्षेत्रों में भी प्रवेश कर गई है। जब हमको ये लगने लगे कि विकल्प नहीं है, तब हमने तानाशाही का एक नैतिक और बौद्धिक आधार प्रकट कर दिया। क्या आपको लगता है कि जिस तरह से आज़ादी के आंदोलन के दौरान हमारा जो बुद्धिजीवी वर्ग है सारा आंदोलन के साथ भी जुड़ गया था, राजनीति के साथ भी जुड़ गया था, वैसी आज एक क्राइसिस है जिसमें उसे ये निर्णय लेना पड़ेगा कि आप अलग कमरे में बैठ के कविताएं लिखने तक सीमित नहीं रहेंगे तो ये बात नहीं बनेगी। ये तो ठीक बात है। वैसे मैंने समझता कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हिंदुस्तान का सारा बुद्धिजीवी वर्ग संग्राम में शामिल हो गया था। तब भी एक बड़ा वर्ग था जो उससे दूर ही था। लेकिन जब ऐसी सर्वग्रासी राजनीति का माहौल हो जो हर क्षेत्र में हस्तक्षेप कर रही है, धर्म में, शिक्षा में, व्यापार में, मीडिया में, सामान्य जीवन में, आचरण में, जो आपको ये बता रही है कि खाना क्या नहीं खाना, क्या कैसा पहनना क्या ना पहनना, इत्यादि इत्यादि, तब आप ये विकल्प नहीं है, ये नैतिक विकल्प नहीं है कि आप कहें कि मुझे इससे कुछ लेना देना नहीं है, मैं तो अपना काम करूँगा। वो काम आप करें, वो ज़रूरी काम है, क्योंकि बुद्धि को, सृजन को स्थगित नहीं होना चाहिए किसी भी हालत में, चाहे वो तानाशाही हो, चाहे लोकतंत्र हो, चाहे अकाल हो, चाहे दुर्भिक्ष हो। पर उसके साथ साथ आपका एक नागरिक कर्तव्य भी है। और इस समय जब नागरिकता ही संदिग्ध है, आपकी नागरिकता ही संदिग्ध है, आपको सिद्ध करना है कि आप भारत के नागरिक हैं। हम तो 86 बरस के हो गए, हमें तो कभी ये जरूरत पेश नहीं आई कि किसी ने कहा, अब हमको कल उस अधिकारी ने कहा कि ये तो इससे तो नहीं बात बनेगी, तो अब मुझे अपनी नागरिकता अगर सिद्ध करना है, अगर ये संकट आ गया है तो आप चुपचाप नहीं बैठ सकते। और अगर आप ऐसा करते हैं फिर भी, तो ये खैर आपका निर्णय है, आप जाने, पर मेरी दृष्टि से वो अनैतिक भी होगा, वो अलोकतांत्रिक भी होगा और अभारतीय भी होगा। आप फिर सच्चे भारतीय कहलाने के योग्य नहीं। आपकी परंपरा की हर दिन दुर्व्याख्या हो रही और आप चुप हैं। आपके धर्म की, आपके पारंपरिक आचरण की हर दिन दुर्व्याख्या हो रही, फिर भी आप चुप हैं। तो आप ना परंपरा के साथ हैं, ना आधुनिक व्यवस्था यानी लोकतंत्र के साथ हैं, तो आप एक अधकचरे मनुष्य बनकर रह जाएंगे, एक अधकचरे नागरिक जिसका ना कोई विवेक है, ना कोई ज्ञान है, ना कोई अंतःकरण है, ना कोई नैतिकता है, ना कोई कर्तव्यशीलता है, और जिसका सिर्फ आत्म केंद्रित मन है, जो बच नहीं पाएगा, वो भी नष्ट होगा। वो एक बहुत प्रसिद्ध कविता है ना, नात्सियों का, म्यूलर नाम था पहले हाँ? आप हाँ, जिसमें ये है कि जब वो पहले आए तो कम्युनिस्ट मैंने कहा कि हाँ मैं नहीं हूँ, फिर वो आए, फिर मैं कहा, और जब वो आए तो जब मेरे पास मुझे ही लेने आए तो फिर मुझे मेरे पक्ष में आवाज उठाने वाला कोई नहीं था। ये बताइए कि ये जो बेबसी है ये सचमुच में इतनी बड़ी है क्या? क्योंकि हम देखते हैं 37-38% वोट मिलते हैं उनको,
उसमें से 20-25% ऐसे लोग होंगे, वोट पड़ने वालों में से 20-25% ऐसे होंगे। तो एक बड़ी आबादी भी है जिसको हम लोग जहाँ तक पहुँच नहीं रहे हैं, एड्रेस नहीं कर रहे हैं, और हमने मान लिया है कि अब तो ये सिस्टम हाथ से गया, सारी चीज़ें हाथ से चली गई। एक तो मुझे लगता है 2-3 बातें सोचनी चाहिए हमको। एक तो कि ये जो हमारा आकलन है, ये जिन अ, अ, आंकड़ों पर या जिन जिन सूचनाओं पर आधारित है, वो बुरी तरह से पूर्वग्रह ग्रस्त हैं, क्योंकि वो सूचना के जितने माध्यम थे वो भी अब दूषित और बाधित हैं। क्योंकि ये बात भी ध्यान रखने की है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी को ज़्यादा से ज़्यादा 40% वोट मिले हैं, तो 60% तो फिर भी उनसे अलग हैं, यानी बहुमत तो उनके साथ नहीं है। वो जोड़ तोड़ करके, इधर तोड़ उधर तोड़ करके, खरीद फरोख्त करके सरकारें बना लेते हैं, वो अलग बात है। लेकिन जिस जन समर्थन का वो दावा करते हैं, उस जन समर्थन की सच्चाई तो ये है कि वो सिर्फ 40% का जन समर्थन है, और उस 40% में भी ऐसा एक कुछ ना कुछ प्रतिशत तो होगा जो किसी न किसी मजबूरी में उनके साथ होगा, लेकिन जो उनकी बुनियादी राजनीतिक दृष्टि के साथ नहीं होगा। एक बात। दूसरी बात यह है कि हमको अगर राजनीति के स्तर पर कोई बड़ी उथल पुथल होने का आभास अभी नहीं मिल रहा है, तो इतना आभास तो फिर भी मिल रहा है कि असंतोष और इससे मुक्ति पाने की इच्छा आकार ले रही है। वो कितनी व्यापक होगी, कितनी ठोस परिणाम उसके निकलेंगे, यह भी अनिश्चित है। तीसरी बात कि ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे प्रयत्न बीच बीच में यहाँ वहाँ, कहीं शिक्षा के क्षेत्र में, कहीं पर्यावरण के क्षेत्र में, कहीं और जहाँ कुछ एक समरसता की कोशिश हो रही है, जहाँ मसलन यही कि अगर कहाँ किसी जगह पर एक मुसलमान ने कोई करतब दिखाया, उत्तराखंड में हुआ है। हाँ, नहीं कोई मतलब इसके दौरान ताजिया जब निकले तो कोई करतब दिखाया तो उसको लाइन हाजिर कर लिया गया। हाँ जी। और वहीं एक पुलिस अधिकारी ने कोई गदा देकर किया तो उसके खिलाफ कुछ नहीं हुआ। तो ये बात अगर आती है, ध्यान में आती है, तो इसको लेकर कहीं ना कहीं तो एक कोई। चौथी बात ये है कि आखिर बेरोजगारी और गरीबी का जो दबाव है वो कब तक हिंदू मुसलमान से हल होगा, यानी उसका कोई हल ये तो होगा नहीं। और ये बात अब धीरे धीरे शायद हमें, मतलब हमेशा किसी भी बुद्धिशील व्यक्ति को शायद उसके लिए बहुत एक जरूरी शब्द है, ढाल है। हम लोग कोई अंतिम सत्य वाले लोग नहीं हैं, बल्कि भारतीय परंपरा में तो अंतिम सत्य माना ही नहीं गया। तो इसलिए मुझे लगता है कि धीरे धीरे ये बात, अब जैसे विश्व गुरु का भांडा तो फूट चुका, अब भले भजन कीर्तन होता रहे लेकिन मूर्ति तो खंडित हो चुकी, उसका तो कोई अब जिसको कहते हैं अंग्रेजी में ट्रैक्शन नहीं है। तो ये जो धीरे धीरे ये जो जुड़ेंगी, इनसे शायद कुछ एक उत्साह, मतलब कुछ उत्प्रेरण मिले या बुद्धिजीवियों को भी, क्योंकि अभी भी हमको एक ठोस विकल्प की कल्पना करनी है।
उस विकल्प के दो हिस्से होंगे। उस क्षति को, उस नुकसान की कैसे भरपाई हो जो हो गया है, उस जहर को कैसे बाहर निकाला जाए जो फैल गया है, ये उसका एक हिस्सा होगा। और दूसरा हिस्सा होगा कि इससे जो जो व्यापक समाज की प्रगति में, विकास में वो जो बाधा पड़ी है, उसको कैसे दूर करें, और क्या एक संस्थापरक ढांचा ऐसा बन सकता है जो फिर विकल्प हो। यानी जो इन संवैधानिक संस्थाओं का जैसा अधःपतन हुआ, सीबीआई और ईडी और चुनाव आयोग और तरह तरह के जो आयोग हैं, उनको कैसे ये सुनिश्चित किया जाए कि ऐसा अधःपतन फिर से न हो। ये सब बातें विस्तार से सोचने की हैं और इसमें बुद्धिजीवी मदद कर सकते हैं। यानी एक रिटायर्ड सिविल सेवकों का एक समूह है जिसका मैं भी सदस्य हूँ, और हम लोग इस पर एक पूरा प्लान कर रहे हैं। गणेश देवी और कई लोग मिल करके हम एक पुनर्निर्माण का नक्शा, एक दस्तावेज की पुनर्निर्माण जब भी होगा, उसका अवसर आएगा तो कैसे होगा। तो ये भी बौद्धिक कर्तव्य हैं जो संभव है। दूसरा ये, हम देखिए, जब नात्सी उदय हो रहा था तो यूरोप के बहुत सारे लेखकों को ये आसन्न संकट समझ में आ गया था। तो 1939 में पेरिस में एक राइटर्स कांग्रेस फॉर डिफेंस ऑफ कल्चर नाम से एक बड़ा आयोजन हुआ, जिसके आरंभिक आवाहक थे आंद्रे जीद, आंद्रे मालरो, आंद्रे ब्रेटन, ऑनरी बाब्यूज, मैक्सिम गोर्की वगैरह। और ये 3-4-5 दिन चला, और वो उसमें आपस में इतनी झगड़ा फसाद भी होता रहा कि मारपीट तक हुई सड़कों पर वगैरह। तो कुछ उससे वो मेरे दिमाग में था। तो हम लोग कुछ लोग मिलकर एक पहले क्षेत्रीय और फिर एक राष्ट्रीय सम्मेलन हम भारत के लोग नाम से करने जा रहे हैं, जो मुख्यतः लेखकों, कलाकारों, बुद्धिजीवियों का होगा, और जिसमें हम 4 जो संवैधानिक मूल्य हैं उनकी स्थिति पर और उनके बचाव पर, एक स्वतंत्रता, दूसरा समता, तीसरा न्याय और चौथा बंधुता, कि कैसे करें। अब देखिए क्या होता है। क्या आपको लगता है कि इतना बड़ा लेखक समाज है, मतलब हाँ, आप किसी भी छोटे से शहर में भी जाओगे तो 10-20 कवि लेखक मिल जाएंगे। हाँ। क्या वो राष्ट्रीय स्तर पर छोटी छोटी जगहों पर छोटे छोटे समूह बनाए, हिंदू मुस्लिम भाईचारा है, इस तरह लोकतंत्र बचाने की चीजें हैं? तो यही हम जी, कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा करना चाहिए, और इसके लिए कोई मंच और हॉल और इसकी जरूरत नहीं है। पेड़ के नीचे इकट्ठा हो जाइए, वहीं 20-25 लोग, और ये तय करें कि हम अपने उस शहर में अगर दलितों के साथ कोई दुर्व्यवहार हो रहा है, या मुसलमानों के साथ, या स्त्रियों के साथ, जिसके जो भी वर्ग हों जिनसे उनको दिलासा देंगे, उनको आश्वासन देंगे कि हम आपके साथ हैं। ये सब, इसको करने में एक, अब तो हम तो ये भी कोशिश कर रहे हैं कि अगर हर जगह ऐसे एक लेखक मिल जाए जो इसको
इनिशिएट कर ले, इसको आगे बढ़ा दे, तो उससे कहें कि भाई करो। इसके लिए किसी और की ज़रूरत नहीं है, ना किसी निर्देश की ज़रूरत है, ना जो आपको उचित लगता है और मानवीय और नैतिक लगता है वो करना चाहिए, ताकि समाज को ये न लगे कि देखिए, जो बड़ा बड़ा खतरा ये है कि राज ही समाज को अपदस्थ कर दे। ऐसा वो कर ही रहा है। कह ही रहा है कि हम ही समाज हैं। एक बार जब हम चुन लिए गए और कैसे भी हमने, और हम अपना मतदाता हाँ, खुद चुन रहे हैं अब। हाँ, अब तो हम तो फिर मतदाता तो भी अपना खुद चुन लेंगे। तो इसलिए ये खतरा ज्यादा बड़ा है, क्योंकि लोकतंत्र की एक बुनियादी शर्त है कि एक समाज होगा जो राज से अलग होगा। राज इस समाज की द्वारा चुना जाएगा और इस समाज की मर्यादाओं में ही यानी बजाय इसके कि राज समाज पर निगरानी करे, ये समाज का काम होगा कि वो राज पर निगरानी करे। गांधी जी का तो यही बुनियादी 12-14 साल पहले हम लोग यही समझते थे। और ये जब उन्होंने इसकी कल्पना की तो रास्ता बहुत कठिन है, अड़चनें बहुत ज्यादा हैं, जिसमें हमारे बौद्धिक और सृजनात्मक जीवन की अपनी भीरुता, कायरता, निष्क्रियता, आलस्य, जो कि नैतिक आलस्य है, ये सब भी बहुत हैं। फिर भी कुछ एक उम्मीद की दरार तो खोजना ही चाहिए। आप कवि हैं तो उम्मीद कैसे छोड़ सकते हैं? तो इसलिए उम्मीद छोड़ नहीं सकते, लेकिन ये भी जानते हैं कि हर उम्मीद एक संभावित सच्चाई का पूर्वाभास है, और कई बार वो पूर्वाभास ही होकर रह जाती है। हमको इतनी शुभाकांक्षा करनी चाहिए कि वो पूर्वाभास बन के न रहे, बल्कि एक छोटी सी सच्चाई बन जाए। आप 86 साल के हो गए हैं, इतनी सक्रियता आपकी बनी हुई है। क्या इस सक्रियता के बीच कभी आपको लगता है कि कुछ ऐसा छूट गया है जो ऐसे समय में करना चाहिए था आपको? अब देखिए, मैंने अपने को तथाकथित राजनीति से हमेशा दूर रखा, बल्कि जो राजनीति से अपने को संबद्ध लेखक या संगठन मानते थे, उनका मैं विरोध भी करता रहा। कि अब पिछले लगभग 25 वर्ष से 2002 से जब गुजरात में दंगे हुए, 2000 से अधिक मुसलमान मारे गए, तो मुझे लगा कि ये कविता पर्याप्त नागरिकता नहीं रह गई है, कुछ और करना चाहिए। तब मैं कुलपति था, और मैं, महाश्वेता देवी, अपूर्वानंद, गे सच्चिदानंदन, हम बड़ौदा गए, और तब से हमने एक तरह से अधिक सार्वजनिक किस्म की राजनीति, जो कि किसी दलगत राजनीति जिसका कोई संबंध नहीं था, मैं कहूँगा साहित्य को ही मैंने एक तरह की राजनीति बनाने की चेष्टा की। अब उसकी अपनी कठिनाइयाँ हैं। व्यावहारिकता के स्तर पर उसका थोड़ा बहुत तो संवाद हुआ, राजनेताओं से, राजनीतिक दृष्टियों वाले लोगों से, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो पाया जिससे एक प्रबल, ठोस
कोई व्यवस्था बन पाती। कई बार मुझे लगता है कि शायद मुझे थोड़ा और प्रयत्न करना चाहिए था, जो मैं नहीं कर पाया। कई बार मैं अपने को खामख़ा का दिलासा देता हूँ कि अरे तुम्हारे बस का जितना था तुमने कर लिया। मुझे हमेशा ये लगता है कि मेरे बस में जितना था उतना मैंने नहीं किया। पर मैं अपनी विफलता के ओस क्या बोलते हैं, ओसरा नहीं क्या, मतलब अपनी विफलता की पर्ची में बैठ के विलाप करूं, ये मुझे उचित नहीं लगता। मुझे लगता है कि पर्ची से बाहर जितनी दूर जा सकता हूँ उतनी दूर जाकर फिर भी जो कुछ हो सकता है वो करूं। एक बात जिसने मुझे हमेशा एक तरह का बल दिया, वो है दूसरों का संग साथ, दूसरों से मिलने वाला उजाला। और उनमें से अब बहुत लोग दिवंगत हैं जिनके उजाले से मैंने अपने अंधेरों पर विजय पाई। तो तब उन उजालों का प्रति अपनी कृतज्ञता को याद करता हूँ, तो फिर मुझे लगता है कि इस अंधेरे में फिर भी उजाले तो होंगे, जिनका शायद मुझे पता नहीं है, जिनकी छाया में मैं नहीं पहुंच पा रहा हूं। तो उसी उम्मीद के रूपक में एक उजाले की लकीर भी जुड़ जाता, वो दरार है, ये लकीर है, एक उम्मीद की दरार है, एक उजाले की लकीर है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस बातचीत के लिए। धन्यवाद।